हेलो मेल कर रहा हूँ आपको। तुम्हें खड़ी नहीं है। अरे यार ऐसे नहीं तो कमी में कैसे बताऊँ। ठीक है नहीं। हेलो हेलो सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सब यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए हैं। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, हमारे उपाध्यक्ष संगठन श्री मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अश्विन बहुगुणा जी, हमारे मीडिया पैनलिस्ट श्री शीशपाल बिष्ट जी, हमारे अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार श्री अमरजीत सिंह जी, हमारे मीडिया पैनलिस्ट श्री राजेश चमोली जी, हमारे अनुसूचित प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष श्री दर्शन लाल जी और तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस के हमारे साथी उपस्थित हैं, और आप सभी मीडिया बंधुओं का पुनः एक बार स्वागत। मैं अब निवेदन करूंगी माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी से कि वो अपना संबोधन आपके सामने रखें। धन्यवाद गरिमा जी। मंचासीन कांग्रेस के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित मीडिया के प्रिय साथियों, आज की कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता को इस रूप में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि यह पत्रकार वार्ता राज्य सरकार की कल हुई कैबिनेट के पश्चात उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का संज्ञान लेते हुए आगे क्या हो सकता है उस पर आधारित है। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस पर आधारित है। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश आज एक अभूतपूर्व विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। प्रदेश में हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा जो आरोप पहले से रहा है वो सत्य साबित हो रहा है कि नौकरियों को बेचने का कारोबार कई समय से ये सरकार कर रही थी, और ताजा उदाहरण पटवारी भर्ती का जो प्रश्न पत्र यूकेपीएससी से लीक होना, और इससे पहले यूके ट्रिपल एससी के पत्र हो, पेपर लीक होने की घटनाएं हो, या सहकारिता विभाग में नौकरियों को बेचने का कारोबार हो, इससे संबंधित आज की प्रेस वार्ता की पृष्ठभूमि में ये बातें अपनी जगह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोशीमठ में जो ये प्राकृतिक आपदा आई, इसके पश्चात सरकार से जिन ठोस कदमों की हम उम्मीद कर रहे थे, कल की कैबिनेट की बैठक में वो सब कदम नदारद दिखे। प्रदेश की बैठक, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ऐतिहासिक काम हुआ कि ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। और हमारे प्रदेश की कैबिनेट बैठक में, कैबिनेट की बैठक इसलिए हो रही है कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को जो 4,000 रुपया प्रतिमाह किराया देना था उसको 5,000 करना है। इतना बड़े काम के लिए बैठक है। मैं समझता हूं ये सरकार काम कम करना चाह रही है, दिखावा ज्यादा करना चाह रही है। हमने बहुत स्पष्ट जोशीमठ के लोगों की मांग पर तथ्यात्मक रूप से बहुत ठोस बात ये कही थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लेती कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को जो कंपनसेशन दिया जाना है, जो मुआवजा दिया जाना है, वो मुआवजा जोशीमठ से 45 किलोमीटर दूर, जोशीमठ के नजदीकी है, 45 किलोमीटर कोई बहुत दूर की बात नहीं है, बद्रीनाथ में जो आधार मुआवजे का बनाया गया वही आधार जोशीमठ में भी बनाया जाए। हम सरकार से मांग कर रहे थे। ये मांग वहां के प्रभावितों की ओर से की गई थी। हमने वो मांग उन प्रभावितों से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस है कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। कंपनसेशन के बारे में सरकार का स्टेटमेंट अस्पष्ट है। सरकार ये कह रही है कि हम बाजार भाव
के तहत कंपनसेशन देंगे, उसके नियम से कंपनसेशन, बाजार भाव से कंपनसेशन देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बाजार भाव इस शब्द का उन्होंने जब उपयोग किया तो क्यों नहीं वो बाजार भाव की कीमत बना दी कि क्या बाजार भाव है। और सरकारें अमूमन जो तय करती हैं बाजार भाव या सर्कल रेट जो तय होता है तो उसके आधार पर उतना ही नहीं होता है। ये होता है जैसे बद्रीनाथ में 4 गुना है, कांग्रेस के समय केदारनाथ में मुंह मांगा था, जिसने जो बोला कि हमारा इतना नुकसान हो गया उसको उतना दिया गया। तो ये जोशीमठ के लिए ही ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। मैं आज की पत्रकार वार्ता का उम्मीद करता हूं कि ये आवाज, कांग्रेस की आवाज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री तक जाए, जो हर मौके पर उत्तराखंड के तीर्थों का, उत्तराखंड के धामों का नाम लेकर स्वयं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा ही एक तीर्थ और ऐसा ही एक पवित्र शहर जोशीमठ, और जोशीमठ के लोग आज उम्मीद की नजर से उनकी तरफ देख रहे हैं। वो इसका संज्ञान लें और ये घोषणा करें कि भारत की सरकार जो कंपनसेशन बद्रीनाथ में दे रही है वही कंपनसेशन जोशीमठ में भी देगी। मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों का ध्यान एनटीपीसी के द्वारा पूर्व में किए गए एक करार की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें एनटीपीसी ने जोशीमठ नगर पालिका के साथ एक करार किया है और इसमें यह कहा है कि भविष्य में यदि उनके मकानों पर, उनकी दुकानों पर और उनकी स्थायी अचल संपत्ति पर कोई नुकसान होता है तो एनटीपीसी उन तमाम मकानों पर, उन तमाम अचल संपत्तियों का बीमा करेगी। लेकिन अभी यह संज्ञान में आया है कि एनटीपीसी ने वादा करने के बाद अपने उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया है और प्रदेश की सरकार को यह चाहिए कि प्रदेश की सरकार एनटीपीसी के उस वादे को पूरा न करने का खामियाजा एनटीपीसी से वसूल करके हमारे भुक्तभोगी भाइयों को उस मुआवजे को आवंटित कराए, जिसके लिए वो आज दर दर भटक रहे हैं। ये राज्य सरकार का काम है और प्रदेश के सरकार के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार का भी काम है, क्योंकि एनटीपीसी केंद्र के अधीन एक नवरत्न कंपनी है, तो केंद्र सरकार का उस पर अधिकार है। तो केंद्र सरकार इसमें निर्णय ले कि वो उस वादे को उन्हें याद दिलाए और उनसे हमारे प्रभावित लोगों को कंपनसेशन दिलाए। इसके अलावा प्रदेश में मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि नौकरियों को बेचने का कारोबार भाजपा की सरकार में कुछ सालों से निरंतर चला आ रहा है और अब कल ही परसों एक नई बात पता चली कि पटवारी भर्ती का जो प्रश्न पत्र था वो वहां ही के एक अधिकारी के द्वारा लीक किया गया। मेरा इस पर यह कहना है कि प्रदेश की सरकार नकल रोकने के लिए कानून लाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं और यह होना चाहिए कि नकल करने के लिए कानून पर्याप्त, जो उसमें सजा देने के प्रावधान थे वो पर्याप्त नहीं थे। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और प्रावधानों को और कड़ा किया। ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में अब तक क्या किया कि जो अधिकारी पटवारी का पेपर लीक करा रहा था, उस अधिकारी, वो अधिकारी तो मैं समझता हूं कि 2018-19 से उस जगह पर है, तो अब तक उसने कितने पेपर लीक कराए इसकी जांच कौन करेगा? सरकार ने अब तक इसमें क्या किया? एसटीएफ ने इसमें क्या किया? सरकार ने इसमें अब तक प्रेस में आकर वार्ता करके इसकी जानकारी क्यों नहीं दी कि अब तक उससे क्या क्या राज उगलवाए गए, उसके साथ और कौन कौन लोग हैं? नंबर 2, इसी महीने होने वाली पीसीएस मेन की परीक्षा, क्या विश्वास किया जाए कि उस तथाकथित अधिकारी ने, जो कि आज कानून के अंतर्गत जेल में है, उस अधिकारी ने क्या विश्वास किया जाए कि पीसीएस मेंस की परीक्षा के प्रश्न पत्र अब तक लीक न कर दिए हों? इसका क्या प्रमाण है? सरकार के पास इसके पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सरकार इसको स्वीकार कर चुकी है कि यूकेपीएससी में भी उनके हाथ से जो
कंट्रोल था वो खिसक चुका था, और चूंकि कंट्रोल खिसक चुका था इसलिए इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए कि कितने प्रश्न पत्र लीक थे। क्योंकि ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं कि जिसने प्रश्न पत्र अपने पैसों के आधार पर पैसों की ताकत से खरीदा होगा वो तो अधिकारी बन जाएगा, वो तो नौकरी पा जाएगा, और एक गरीब का बेटा इस राज्य में जो हल लगाने वाला हमारा भाई है, गरीबी में अपना किसी तरह जीवन यापन करता है, हल लगाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली बच्चे को कोचिंग भेजता है, और वो बच्चा अगर रह गया और पेपर खरीदने वाला अगर लग गया तो पक्ष की राजनीति को भी धिक्कार है और विपक्ष की राजनीति को भी धिक्कार है। इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं कि ये व्यापक जांच होनी चाहिए कि किस किस व्यक्ति ने वो प्रश्न पत्र खरीदे, कि कौन कौन सा प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसकी व्यापक रूप में जांच होनी चाहिए। और पीसीएस मेंस की परीक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। अगला हमारा जो बिंदु है वो ये है, हमारे प्रदेश में मोरी में एक घटना घटी जिसमें एक अनुसूचित वर्ग के युवा को किसी मंदिर में दर्शन के लिए प्रताड़ित किया गया, उसके साथ हिंसा की गई, वो अस्पताल में है। हालांकि तथाकथित रूप से जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मैं प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी प्रदेश की सरकार ने एक कानून पास किया, और वो कानून था, मैं अभी किसी बस अड्डे पर लगे हुए सरकार के होर्डिंग को पढ़ रहा था, जिसमें सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने धर्मांतरण कानून को, एक नया कानून हम लाए हैं जिसमें धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है, पर सरकार ने किया क्या, मैं दिखा रहा हूं आपको। सरकार ने किया यह है कि जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक। क्या शब्द है? जबरदस्ती। क्या आज से पहले किसी व्यक्ति के साथ छोटी सी बात भी अगर जबरदस्ती कोई करता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में पहले नहीं था? वो पहले भी अपराध की श्रेणी में था। सरकार ने जो एक्ट पास किया, वो एक्ट, वो कृत्य जिसके खिलाफ ये एक्ट पास किया, वो कृत्य पहले भी अपराध की श्रेणी में था, तो सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार, निवेदन ये है कि ऐसे कृत्यों को रोकने की आवश्यकता है, फजूल की बातें दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले से ही है कि अगर जबरदस्ती कोई किसी के साथ कोई भी बात भी जबरदस्ती करता है, मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहता और वो जबरदस्ती मेरे साथ बात कर रहा है, तो वो भी अपराध है। भाई नहीं करनी है मुझे बात, वो बोले मुझे जबरदस्ती करनी है, तो जबरदस्ती जहां शब्द लग गया वो अपने आप में अपराध है। और चूंकि ये पहले से अपराध की श्रेणी में है, इसलिए सरकार ने कुछ नया नहीं किया। लेकिन हुजूर, हमारी सरकार, अगर आपको ऐसे मामलों में ध्यान देना ही है और धर्म की हानि को रोकना है, तो इस प्रकार के कृत्यों को रोकिए जो कृत्य अभी मोरी में हुआ। इस प्रकार के कृत्यों को रोकिए, इसके लिए कानून बनाइए कि भाई कोई व्यक्ति अगर मंदिर में दर्शन करने जा रहा है और उसके साथ हिंसा हो रही है, तो ऐसे कृत्यों को यहाँ रोकने की आवश्यकता है। हम ऐसे कृत्यों की पार्टी के मंच से घोर भर्त्सना करते हैं, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के एक भाई के साथ इस प्रकार की अभद्रता हुई, हिंसा हुई और उसको मंदिर में दर्शन के लिए रोका गया। तो ये कुछ बिंदु थे। इसके साथ साथ मैं आज की प्रेस वार्ता में पुनः सरकार का ध्यान अंकिता भंडारी हत्याकांड की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि धीरे धीरे सरकार की नजर में तो नेपथ्य में पहले से था, लेकिन आम लोगों की नजर में भी वो नेपथ्य में न चला जाए, इसलिए मैं सबका ध्यान उस हत्याकांड और उस बलात्कार कांड की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सरकार से पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि उन दोषियों के साथ जो सरकार ने कहा था कि उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होगी, सरकार लोगों के सामने आए, प्रेस में आए और कहे कि उस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जो मुख्य आरोपी है उसका नार्को टेस्ट होना था। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उस नार्को टेस्ट में जो बातें पता चली होंगी वो इस प्रदेश की जनता को बताने का कष्ट करेगी, क्योंकि हमारे प्रदेश की हर माता, हर बहन इस मामले से बहुत चिंतित है
कि कहीं सरकार, और जिसका कि पूरा पूरा अंदेशा है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने के चक्कर में इस पूरे मामले को रफा दफा न कर दे, इसलिए इस मामले को भी मैं आज इस मंच से, कांग्रेस के इस मंच से मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ। कल के कैबिनेट की बैठक के बाद ये प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण थी, इसलिए हमारे माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने ये दायित्व मुझे सौंपा कि उनके दौरे पर होने के कारण, हेडक्वार्टर में उपस्थित न रहने के कारण मैं अपने पार्टी के इस पक्ष को यहाँ पर रखूं, और आप लोगों ने यहाँ पर आकर ये पक्ष सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम चैनलों के और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बातें जनता तक जाएंगी और सरकार कुछ न कुछ एक्टिंग मोड में आएगी। जैसे कि हमने पिछली पत्रकार वार्ता में कहा था कि सरकार को वहाँ हॉल्ट करना चाहिए, तो चलिए एक ही दिन सही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ एक दिन का हॉल्ट किया। वो सांकेतिक था, लेकिन एक दिन का हॉल्ट किया। और वहाँ के प्रभारी मंत्री को मैंने ये सुना है कि प्रभारी मंत्री ना नुकुर कर रहे थे जाने में, लेकिन जबरदस्ती उन्हें वहाँ भेजा गया कि नहीं आपको वहाँ जाना है। उसमें भी उन्होंने 2 दिन और विलंब किया, क्योंकि वहाँ ठंड लग रही थी। एक तरफ हमारे भाई बेघर होकर सड़कों पर रात की शीतलहर में किसी तरह उस शीतलहर का मुकाबला कर रहे हैं, और उत्तराखंड के मंत्रियों को ठंड लग रही है, लेकिन सरकार ने उन्हें वहां जबरदस्ती 2 दिन भेजा। कुछ न कुछ बात आगे बढ़ी, और उम्मीद करता हूं कि आज की पत्रकार वार्ता से कंपनसेशन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के प्रभावितों को कंपनसेशन देगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। अच्छा गुड़िया जी, आपने भर्तियों वाला मामला उठाया है, हमने बहुत बड़ी विवाद देखे हैं। इससे पहले ट्रिपल एससी का विवाद आया था, और उसमें आयोग के अधिकारियों में भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो लेकिन लोक सेवा आयोग के मामले में ऐसा लग रहा है कि शायद उसको स्टैंड अलोन के तौर पर उस केस को देखा जा रहा है, वहाँ आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदारी तय नहीं की जाए। नहीं, मेरी जानकारी ये है, हालांकि मेरी समग्र जांच क्या मान रहे हैं? मेरी जानकारी ये है, जो मैंने पता किया, मेरी जानकारी ये है, और आप लोग भी मीडिया से जुड़े लोग हैं, समाज के किसी तबके में हो रही कानाफूसी से आप तक न पहुंचे, ये हो नहीं सकता, आप तक भी पहुंची होगी। मेरी जानकारी ये है कि ये तो बाहर आया है, मामला ओपन हो चुका है, लेकिन कोई भर्ती अछूती नहीं थी, मेरी यह जानकारी। और मैंने ये जो कहा कि हमें चिंता उस बात की है कि उत्तराखंड के गांव में हल लगाकर अपनी रोजी रोटी जुगाड़ करने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को कोचिंग के लिए बाहर भेजता है, सुमित के साथ कि उसका बच्चा कहीं नौकरी पाए, तो ये उसके साथ धोखा है। और सरकार को चाहिए, मैंने कहा ना कि इसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है। मेरी जानकारी है, मतलब मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं, कानाफूसी होती है, आप तक भी आई होगी कि कोई अभी यूके पीएससी में जो मेंस की एग्जाम है अभी इस महीने के एंड में, क्या आप मान सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के वहां होते हुए जिसने पटवारी भर्ती में ये काम कर दिया, उसने वो भर्ती छोड़ी होगी, उसके पेपर छोड़े होंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और इससे पहले जो हुआ, इससे पहले जो भाई वो तो 4 साल से वहां था, मैं मानता हूं कि 4 साल पहले जो व्यक्ति वहां गया उसने 4 साल पहले ही अपना जाल नहीं बिछा दिया होगा, लेकिन उसको 1 साल लगा होगा जाल बिछाने में, 6 महीने लगे होंगे, 1.5 साल लगा होगा। उसके बाद की भर्तियों में क्या हुआ? तो कानाफूसी सब जगह है, और जांच सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार इसकी व्यापक जांच करे, और ताकि जो लोग इससे कौन प्रभावित है, इससे जो मेहनत करने वाला, ईमानदारी से परीक्षा देने वाला बच्चा है वो प्रभावित है, क्योंकि उसने आना था। नकल करने वाले ने तो पेपर खरीदा, रात भर उसको देखा और सुबह में सब सही लिख के आ गया, पैसे से पेपर खरीदा और सुबह लिख के आ गया। लेकिन जिसने 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत की, ईमानदारी से जिसने परीक्षा दी, उसका हक मरा। इसलिए उसके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सरकार इसमें व्यापक जांच करे। जी, क्या जोशीमठ में कांग्रेस की तरफ से भी पीड़ितों की मदद के लिए कोई कार्यक्रम या वहां जाकर के? आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं इनके प्रश्न में एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि तथाकथित रूप से जो अधिकारी सस्पेंड है, आज जेल में है, वो अधिकारी और एक कोचिंग सेंटर का मालिक पिछले 10 सालों से पता चला है कि संपर्क में थे, पिछले 10 सालों से संपर्क में थे। तो उत्तराखंड में विश्वास नाम की चीज सरकार पर कुछ बची नहीं है, कोई ऐसी बात बची नहीं है। ये भी, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
कि चूंकि वो कोचिंग सेंटर के मालिक से 10 साल से संपर्क में था, तो उसने अपनी पोस्टिंग सेक्शन ऑफिसर के रूप में वहां कराई। ये भी कोई सेटिंग हो सकती है, उसके लिए भी कुछ बात हो सकती है कि क्या क्या बात हुई, किसने उसकी वहां पोस्टिंग कराई, किसके बोलने पे कराई, उसका क्या संबंध था, उसका क्या इंटरेस्ट था, ये भी सब जांच, ये भी जांच का विषय है। जी, आपके प्रश्न का स्वागत है। जोशीमठ में कांग्रेस की तरफ से पीड़ितों की मदद के लिए कोई कार्यक्रम या वहां पहुंच के कोई मदद करने की? हम जब वहां गए थे, मैं स्वयं वहां गया था, हम 2 दिन वहां प्रवास पे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, माननीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी और राजेंद्र भंडारी तो कंटिन्यू वहां हैं। हम सब ने वहां के जो लोग हैं उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें जो भी मदद चाहिए, हम उनकी मदद को अपने शब्दों में बोलकर तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमने इसको इस रूप में सम्मिलित किया है कि तन मन और धन से जो हमसे मदद पार्टी की ओर से जो मदद की अपेक्षा प्रभावित गणों को हो, वो हमारे वहां पर राजेंद्र भंडारी जी है और एक सती जी है वहां पे। उनको मैं पर्सनली उनको बोल के आया कि आप निसंकोच हमसे कहिएगा, हम लोग तैयार हैं। हम फिर 1-2 दिन के बाद